जब भी दुनिया में उथल पुथल मचती है, मेरा मतलब है चाहे यूरोप में युद्ध छिड़ जाए या अमेरिका चीन में वो टैरिफ वाली तनातनी हो या फिर मंदी का डर सताने लगे, तो निवेशक अक्सर ये सोचते हैं कि भाई ऐसे माहौल में कौन से भारतीय स्टॉक हैं जो जो सेफ है, जो इस तूफान से बचा सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब ना हमें पिछले कुछ सालों के अनुभव से ही मिल जाता है। जैसे मार्च 2020 की वो कोविड वाली गिरावट याद करें। हाँ बिल्कुल, भयानक गिरावट थी। निफ्टी करीब 38% लुढ़क गया था, पर उसी दौरान पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन वो सिर्फ 20% गिरा। और एफएमसीजी की जो बड़ी कंपनियां हैं वो 15 से 23% ही नीचे आई। टेलीकॉम सेक्टर तो कुछ ही महीनों में वापस ऊपर आ गया था। हाँ, काफी तेजी से रिकवरी हुई थी उसमें। तो आज की इस खास चर्चा में हम इन्हीं भारतीय क्षेत्रों की कह सकते हैं गहराई में उतरेंगे, वो सेक्टर जो वैश्विक झटकों के सामने मजबूती दिखाते आए हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो कोविड यानी 2020, फिर रूस यूक्रेन युद्ध 2022 और उसके बाद के जो टैरिफ या मंदी वाले झटके आए, उन सब के दौरान इनके प्रदर्शन का विश्लेषण करते हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी मजबूती का राज क्या है। बिल्कुल, और चर्चा शुरू करने से पहले शायद ये समझना जरूरी है कि ये जो वैश्विक झटके हैं ये भारत तक पहुंचते कैसे हैं, मतलब असर कैसे होता है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। मोटा मोटा देखें तो 4-5 मुख्य रास्ते हैं। एक तो है एक्सपोर्ट डिमांड। जब बाहर मांग घटती है तो हमारे आईटी सेक्टर, ऑटो पार्ट्स बनाने वाले, केमिकल्स, इन पर सीधा असर पड़ता है। अच्छा। दूसरा, कमोडिटी की कीमतें, जैसे कच्चा तेल, गैस, मेटल्स, ये अगर अचानक बहुत महंगे हो जाएं। हाँ, जैसा हमने रूस यूक्रेन युद्ध के समय देखा। बिल्कुल, तो जो इंडस्ट्रीज इन पर निर्भर हैं उनका मुनाफा कम हो जाता है। तीसरा है करेंसी का उतार चढ़ाव, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होना, इससे आयात महंगा होता है। चौथा, एफआईआई का पैसा निकालना, विदेशी निवेशक जब पैसा बाहर खींचते हैं तो शेयर बाजार नीचे आता है। और पांचवा, और ये भी काफी अहम है, वो है सेंटिमेंट का असर, मतलब एक डर का माहौल बन जाता है। हाँ, वो फैलता है एक तरह से। हाँ बिल्कुल। और इस डर में कई बार अच्छे मजबूत बिजनेस वाले स्टॉक भी बिना किसी खास वजह के गिरने लगते हैं। तो ये तो हुई कि असर कैसे होता है, लेकिन फिर भी जैसा आपने शुरू में कहा, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो इन झटकों को काफी हद तक झेल जाते हैं। ऐसा क्यों, क्या खास बात है इनमें? देखिए, इनकी मजबूती के पीछे ना मुख्यतः 3 वजह समझ आती हैं। पहली, कि ये बिजनेस ज्यादातर या पूरी तरह से घरेलू मांग पर निर्भर करते हैं। इनका दुनिया में क्या हो रहा है उससे सीधा सीधा लेना देना कम होता है। ओके, घरेलू फोकस। हाँ। दूसरी वजह है रेगुलेटेड प्राइसिंग, मतलब इनकी कीमतें या तो सरकार तय करती है या कोई रेगुलेटरी बॉडी, तो बाहरी उथल पुथल से कीमत पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। अच्छा, जैसे बिजली की दरें। बिल्कुल। और तीसरी वजह है कि ये जरूरी उपभोग यानी एसेंशियल कंजम्पशन की कैटेगरी में आते हैं। ऐसी चीजें या सेवाएं जिनकी जरूरत लोगों को हर हाल में होती है, चाहे आर्थिक माहौल कैसा भी हो। दिलचस्प। तो चलिए फिर एक एक हटिए इन मजबूत क्षेत्रों को देखते हैं। कहाँ से शुरू करें? पावर ट्रांसमिशन? हाँ, पावर ट्रांसमिशन और रेगुलेटेड यूटिलिटीज से शुरू कर सकते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन यहाँ सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ बिल्कुल। सुना है कि रेगुलेशन के तहत इसे 15% से ज्यादा का इक्विटी पर रिटर्न यानी आरओवी मिलना लगभग तय होता है। हाँ, ये रेगुलेटरी एसेट बेस मॉडल पर काम करता है। मतलब इनका रेवेन्यू इस पर निर्भर नहीं करता कि कितनी बिजली बिकी, बल्कि इस पर कि रेगुलेटर ने कितना कैपिटल लगाने की अनुमति दी और उस पर कितना रिटर्न तय किया। तो मतलब बाजार की मांग ऊपर नीचे हो, इनके रेवेन्यू पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सही। और इसी रेगुलेटरी सुरक्षा का असर हमें इसके स्टॉक के प्रदर्शन पर भी साफ दिखता है। जैसा आपने बताया, मार्च 2020 में जब निफ्टी 38% टूटा था, पावर ग्रिड सिर्फ 20% गिरा और रिकवरी भी तुलनात्मक रूप से तेज रही। और 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान? उस दौरान भी ये काफी स्थिर रहा, बल्कि अच्छा डिविडेंड भी देता रहा, 5% से ज्यादा का यील्ड था। तो कई निवेशक इसे एक तरह से इक्विटी बॉन्ड प्रॉक्सी की तरह देखते हैं। मतलब है तो इक्विटी, पर उसमें स्थिरता बॉन्ड जैसी है। समझ गया। अच्छा, दूसरा सेक्टर आपने बताया था मोबाइल टेलीकॉम। हाँ, मोबाइल टेलीकॉम। आज के जमाने में तो मोबाइल और डेटा ये बिजली पानी की तरह ही जरूरत बन गए हैं। क्यों? बिल्कुल। आप देखिए, मंदी हो या तेजी, डेटा की खपत तो लगातार बढ़ ही रही है। आंकड़े बताते हैं कि 2023 में एक औसत भारतीय हर महीने करीब 31 GB डेटा इस्तेमाल कर रहा था। बाप रे, 31 GB? हाँ,
और सबसे बड़ी बात, इन टेलीकॉम कंपनियों का लगभग 100% रेवेन्यू भारत के अंदर से ही आता है। ग्लोबल उथल-पुथल का सीधा असर कम है। तो इसका प्रदर्शन कैसा रहा इन संकटों के दौरान? कोविड के समय का उदाहरण लें। भारतीय एयरटेल निफ्टी के -38% की गिरावट की तुलना में सिर्फ 26% गिरा था। और मजे की बात ये कि लॉकडाउन में तो डेटा का उपयोग और बढ़ गया था, है ना? वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस। हाँ बिल्कुल, सब ऑनलाइन हो गया था। फिर 2022 में रूस यूक्रेन संकट के समय देखिए, जब दुनिया भर के कई टेलीकॉम शेयर दबाव में थे, तब एयरटेल का स्टॉक वित्त वर्ष 22 में करीब 20% ऊपर गया था। अच्छा, तो ये साफ दिखाता है कि टेलीकॉम अब एक घरेलू जरूरत बन चुका है। मांग स्थिर है, जिससे कंपनियों का कैश फ्लो भी मजबूत रहता है। सही है। अच्छा, अब आते हैं मेरे पसंदीदा सेक्टर पर, कंज्यूमर स्टेपल्स यानी FMCG, रोजमर्रा का सामान। हाँ, ये तो क्लासिक डिफेंसिव माना जाता है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ITC, ये कंपनियां, इनका भी ज्यादातर बिजनेस भारत में ही है ना? हाँ, 90% से भी ज्यादा रेवेन्यू घरेलू बाजार से आता है। और लॉजिक सीधा है, चाहे अर्थव्यवस्था कैसी भी चल रही हो, लोग टूथपेस्ट, साबुन, डिटर्जेंट, बिस्किट, चाय, ये सब खरीदना तो बंद नहीं करते। सही बात है, जरूरत की चीजें हैं। इसीलिए कोविड वाली गिरावट में HUL सिर्फ 23% गिरा और नेस्ले तो और भी कम, महज 15%। और ये उन सेक्टर्स में से थे जो सबसे पहले वापस संभले भी थे। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के समय इन पर कुछ असर पड़ा था शायद, कच्चे माल की वजह से। हाँ, वो एक बात थी। पाम ऑयल, क्रूड ऑयल से जुड़े डेरिवेटिव्स, पैकेजिंग मटेरियल, ये सब महंगे हो गए थे। तो इनके मार्जिन पर, मतलब मुनाफे पर, कुछ दबाव जरूर आया था। लेकिन टॉप लाइन यानी बिक्री फिर भी ठीक ठाक बढ़ रही थी। तो निवेशकों के लिए ये फिर भी सुरक्षित ठिकाना बने रहे? बिल्कुल, क्योंकि इनकी कमाई में जो स्थिरता है और मांग में जो निश्चितता है, वो मुश्किल समय में बहुत मायने रखती है। इसीलिए इन्हें क्लासिक डिफेंसिव कहते हैं। ठीक है, चौथा मजबूत किला कौन सा है? अस्पताल और हेल्थ केयर डिलीवरी। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है, सेहत का मामला है, इससे कौन समझौता करेगा। सही। और यहाँ भी वही कहानी है। अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस हेल्थ केयर, ये कंपनियां अपना 95% से ज्यादा रेवेन्यू भारत से ही कमाती हैं। इनका प्रदर्शन कैसा रहा? कोविड में तो अस्पतालों पर बहुत दबाव था। हाँ, दबाव था, लेकिन बिजनेस के लिहाज से देखें तो कोविड 2020 की शुरुआती गिरावट में अपोलो हॉस्पिटल्स करीब 29% गिरा था, जो निफ्टी से कम था। लेकिन ये सबसे तेजी से रिकवर होने वाले स्टॉक्स में से भी एक था। और फिर 2021-22 में एक और चीज हुई। क्या? जब कोविड का डर थोड़ा कम हुआ, तो जिन लोगों ने अपनी रूटीन सर्जरी या इलाज टाल दिए थे, इलेक्टिव सर्जरी जिन्हें कहते हैं, बिल्कुल, वो सब लोग अस्पताल आने लगे। तो इन अस्पतालों के बिजनेस में एक तरह का उछाल आया। अच्छा। और रूस यूक्रेन युद्ध का तो इन पर कोई खास सीधा असर देखने को मिला ही नहीं। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो न सिर्फ आपको स्थिर विकास देता है, बल्कि संकट के समय मजबूती भी दिखाता है। तो ये चार हो गए, पावर, टेलीकॉम, FMCG और हॉस्पिटल्स। जी, ये सबसे मजबूत हैं। हाँ जी। अच्छा, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पूरी तरह तो नहीं, पर काफी हद तक लचीले हैं। उनमें कौन से आते हैं? हाँ, कुछ ऐसे भी हैं। इनमें एक है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, CDG। हाँ। अच्छा, जैसे IGL दिल्ली में या महानगर गैस मुंबई में, जो घरों में पाइप वाली गैस PNG और गाड़ियों के लिए CNG सप्लाई करते हैं। हाँ, वही। अब देखिए, इनकी जो स्थानीय मांग है, घरों में खाना पकाने के लिए गैस या ट्रांसपोर्ट के लिए CNG, वो तो कमोबेश स्थिर रहती है। हाँ। लोग गाड़ी चलाना या खाना बनाना तो बंद नहीं करते। सही है। तो फिर इनमें क्या पेंच है? पेंच है मार्जिन में, मतलब इनके मुनाफे में। ये कंपनियां गैस खरीदती हैं, अक्सर अंतरराष्ट्रीय बाजार से लिंक्ड कीमतों पर, और फिर उसे बेचती हैं। तो जब कोविड लॉकडाउन लगा और फैक्ट्रियां, गाड़ियां सब बंद हो गईं, तो इनकी मांग एकदम से गिरी। IGL का स्टॉक 40% तक गिर गया था। ओहो। फिर जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की कीमतें आसमान छूने लगीं। अब ये कंपनियां अपनी लागत का पूरा बोझ ग्राहकों पर नहीं डाल सकती, तो इनके मार्जिन सिकुड़ गए। समझ गया। मतलब मांग तो है, पर मुनाफा ऊपर नीचे हो सकता है। बिल्कुल। हालांकि 2023 में सरकार ने गैस की कीमतों के निर्धारण के फॉर्मूले में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे इन्हें कुछ राहत मिली है और थोड़ी स्थिरता आई है। पर फिर भी ये पूरी तरह से इम्यून नहीं है। ठीक है। और कोई ऐसा ही सेक्टर? हाँ, एक और उदाहरण है पेंट्स और एडिसिव्स का। पेंट्स मतलब एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, और एडिसिव्स में पिडिलाइट, फेविकॉल वाली। हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, पेंट की मांग काफी हद तक घरों की बिक्री, नए कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन से जुड़ी होती है।
ये मांग थोड़ी साइक्लिकल हो सकती है, पर एकदम से गायब नहीं होती। और फेविकॉल जैसे एडहेसिव तो वो तो प्लम्बर से लेकर कारपेंटर तक और घरों में भी रोजमर्रा की जरूरत है। हाँ, वो तो है। तो यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ दिक्कत है कच्चे माल की। पेंट बनाने में जो सबसे ज़रूरी चीज़ें लगती हैं, जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड सफ़ेद रंग के लिए, या वो सॉल्वेंट्स, वो सब कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल से जुड़े हैं। अच्छा। एडहेसिव्स में लगने वाला VAM विनाइल एसिटेट मोनोमर भी क्रूड से जुड़ा है। तो जब रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चा तेल 100 से $120 बैरल तक पहुंच गया था, हाँ, तब इनके मार्जिन पर भारी दबाव आया होगा। बिल्कुल। बिक्री यानी वॉल्यूम तो फिर भी ठीक ठाक रही, लेकिन मुनाफा घट गया। और ऊपर से अब इस सेक्टर में कंपटीशन भी बढ़ रहा है, नई कंपनियां आ रही हैं। तो यहाँ भी कहानी वही है, वॉल्यूम में लचीलापन है पर मुनाफा कच्चे तेल की कीमतों पर बहुत निर्भर करता है। एकदम सही। तो अगर हम इन सब का एक निचोड़ निकालें, एक तरह का लचीलापन स्कोर कार्ड बनाने की कोशिश करें, हाँ, बनाइए। तो सबसे ज्यादा मजबूती या कह सकते हैं सबसे ज्यादा डिफेंसिव नेचर हमें दिखता है पावर ट्रांसमिशन में, मोबाइल टेलीकॉम में, FMCG में और अस्पतालों में। ओके, टॉप 4। हाँ, फिर आते हैं सिटी गैस और पेंट्स जैसे सेक्टर। इनमें मांग तो काफी हद तक स्थिर रहती है, लेकिन मुनाफे या मार्जिन वैश्विक कमोडिटी कीमतों, गैस, क्रूड ऑयल के कारण अस्थिर हो सकता है। तो ये आंशिक रूप से लचीले हैं। ठीक है। और फिर वो सेक्टर आते हैं जो वैश्विक जोखिमों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, जैसे IT सर्विसेज क्योंकि क्लाइंट बाहर हैं, केमिकल्स, निर्यात पर निर्भरता, टेक्सटाइल्स, ऑटो एक्सपोर्ट्स करने वाले, और मेटल्स जिनकी कीमतें ग्लोबल डिमांड सप्लाई पर तय होती हैं। ये पूरी तस्वीर साफ हो गई। तो कुल मिलाकर मतलब कहानी ये है कि जब दुनिया भर में आर्थिक या भू राजनीतिक तूफान आते हैं, तब भी भारत की जो अपनी जरूरतों पर आधारित अर्थव्यवस्था है वो काफी हद तक चलती रहती है। बिल्कुल। बिजली की सप्लाई होती रहती है, इंटरनेट चलता रहता है, लोग रोजमर्रा का सामान खरीदते हैं और भगवान न करे पर बीमार होने पर अस्पताल भी जाते हैं। हाँ, ये वो बिजनेस हैं जो एसेंशियल हैं, अनिवार्य हैं। और यही वो सेक्टर्स हैं जो ऐसे मुश्किल वैश्विक समय में पोर्टफोलियो को एक सहारा, एक स्थिरता दे सकते हैं। बिल्कुल। ये निवेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अक्सर निवेशक अनदेखा कर देते हैं, खासकर जब बाजार तेजी में होता है। लेकिन बुरे वक्त में यही डिफेंसिव स्टॉक्स पोर्टफोलियो को बचाते हैं। सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात और भी है आगे के लिए। बताइए। वो ये कि क्या भविष्य में जैसे जैसे भारत दुनिया से और ज्यादा जुड़ेगा, टेक्नोलॉजी और गहरी पेठेगी, तो क्या ये जो घरेलू सुरक्षा कवच है इन सेक्टर्स के पास वो वैसा ही मजबूत बना रहेगा, या फिर क्या टेक्नोलॉजी और सेवाओं में कुछ नए क्षेत्र उभर कर आएंगे जो आज हमें शायद अति आवश्यक नहीं लगते पर भविष्य में बन जाएं, जैसे आज डेटा बन गया है। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। हाँ, तो ये एक ऐसी चीज है जिस पर आगे नजर रखनी होगी कि कौन से नए सेक्टर्स इस एसेंशियल या डिफेंसिव कैटेगरी में शामिल होते हैं। बिल्कुल, ये भविष्य के लिए एक अच्छा विचार है।